वालेकुम दोस्तों, ट्रांसलेशन के हवाले से और मालूमात के हवाले से एक क्लास और लाया हूँ क्योंकि उसामा ने फरमाइश की थी कि ट्रांसलेशन मुझे थोड़ी सी क्लियर कराएं कि उर्दू में कोई बात लिखी हो तो मैं इसको ट्रांसलेट कैसे करूँगा। टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी भी इंग्लिश आती है ना उसको तर्जुमा करते जाओ। जैसे महज आवाज़ों के तौर पर नहीं, तो नहीं को लिख लो नॉट के तौर पर, तो ये के है, ये तौर पर है, तो यहाँ लिख लो एज। आ गया, प्रीपोजिशन हो गई एज, एक अंदाज़न, क्योंकि के तौर पर, इसके लिए अंग्रेज़ी में एक ही लफ्ज़ है नॉट एज। ठीक है, अब कह रहा है महज आवाज़ें, तो आवाज़ के लिए लिख लो साउंड, सही है। और महज के लिए मेयर का लफ्ज़ लिख लेते हैं, तो हमको पलटना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये चीज़ पलटेगी। तो पहले लिखेंगे मेयर, फिर लिखेंगे साउंड। हकीकत में क्या था, पहले साउंड था फिर मेयर था। अगर वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करें तो ये आ रहा है, पहले मेयर आ रहा है फिर साउंड आ रहा है, लेकिन जब अंग्रेज़ी बनेगी तो ये पलटेगा, है ना, पलट के लिखा जाएगा ना, समझ रहे हैं। हमारे याकूब साहब ने भी पूछा है कि ये थोड़ा सा क्लियर करें। तो अंग्रेज़ी के अंदर क्या होता है कि जैसे कुछ उर्दू के वर्ड महज आवाज़ें, तो अंग्रेज़ी जब बनाएंगे ना तो पलट जाएगा, मेयर पहले आ जाएगा, साउंड बाद में आ जाएगा, अंग्रेज़ी बन गई नॉट एज मेयर साउंड। उर्दू क्या हुई, महज आवाज़ों के तौर पर नहीं, समझ गए आप, महज आवाज़ों के तौर पर नहीं। तो अब मैंने वर्ड टू वर्ड करी, नॉट को नहीं, नॉट के तौर पर एज लग गया, इसमें ये प्रीपोजिशन भी कवर हो गई, ये प्रीपोजिशन भी कवर हो गई, और बीच में तौर था, तो ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज़ ही लग रहा है, समझ रहे हो। इसके लिए मैंने एक उर्दू फ्रेज़ है, मैंने अंग्रेज़ी में एज लगा दिया, काम बन गया। और ये आवाज़ों के लिए साउंड आ गया और महज के लिए मेयर आ गया, लेकिन अंग्रेज़ी बनाते वक्त ये उर्दू के दो वर्ड पलट के लिखने पड़ेंगे मुझे, सही है। अच्छा, दूसरा ये बता दूं, उर्दू की सिमत ये जा रही है, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम यूँ जाएंगे, समझ गए, हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे। आप बात को समझ गए, आगे चलते हैं। का मतलब ये है, अभी का तर्जुमा करने से पहले अब प्रीपोजिशन लग रही होगी आपको, तो इसको पहले लिखते हैं मतलब मीन, सही है। ये है, तो क्या करें, का मतलब ये, अभी मीन को लिख लेते हैं, ये है को छोड़ दें, क्यों, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। मीन का मतलब ही मतलब हो गया ना, मतलब का और इंग्लिश में तर्जुमा का मीन मतलब, सही है। आगे देखें, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है दैट, लगा दें, ठीक है, लगा दिए दैट, कोई चीज़, समथिंग। टेंशन मत ले, ये का उर्दू में कोई मतलब नहीं होता, ऑफ मीन लिखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, ये है ना, तो मतलब ये है, तो क्या यूँ लिखेंगे, इट है, मतलब है, तो मीन इज़ मीन नहीं बन रहा ना सही से, तो सिर्फ मीन लिखते हैं, समझ गए। तो अब कैसे होगा ये, मीन दैट समथिंग, समझ गए। सिर्फ सुनाई देती हैं, समझ गए। अब क्या होगा, सिर्फ का मतलब जस्ट। अच्छा, ये मैंने सिर्फ मीन यूँ करा है क्योंकि ये जो है का मतलब ये है, ये मीन से कवर हो रहा है, ये एक वर्ड से ये मतलब निकल रहा है। इसके लिए आपको ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये के लिए इट लगाने की ज़रूरत नहीं है के लिए इज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए मेरी बात, यानी इस मीन से मेरा मतलब काम, ये अंग्रेज़ी का पावर है, यानी कि मुझे का के लिए ऑफ, और ये के लिए इट, और हैं के लिए इज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ, इट और इज़, ये मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने मीन लिख दिया। अब है सिर्फ के लिए जस्ट, सुनाई देती हैं, सुनाई देने वाली, है ना, क्या लफ्ज़ लिखें, तो इसको हम कवर करते हैं ऑडियो
एबल, हो गया कवर। सुनाई देने वाली, ऑडिएबल, तीनों लफ्ज़ कवर हो गए। आवाज़, अब अंग्रेज़ी के अंदर अगर मैं सुनाई, लिसन, देने वाली, समझिए, गेट, लिसन, अगर मैं ये वर्ड लिखूं तो बात फिर भी मुकम्मल नहीं होगी। गेट, लिसन, जस्ट गेट, लिसन साउंड, बात यूं भी सही है, लेकिन क्या मैं और बेहतर कर सकता हूं? कोई एक वर्ड आ सकता है जो इन तीनों का मतलब बयान कर दे? तो अंग्रेज़ी में आपको तर्जुमे में यही करना है, ऐसा वर्ड ढूंढना है जो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू वर्ड को उठा सके, ऐसा वर्ड ढूंढना है। और अंग्रेज़ी में ज़्यादा वर्ड उठाएंगे आपके लिए परेशानी हो जाएगी, CSS और प्रेसी राइटिंग कभी भी नहीं आएगी आपको। सही है। सुनाई देने वाली, आवाज़ों के लिए क्या लिखें? नॉइज़, नॉइज़ेस, हो गया। तो कितने लफ्ज़ यूज़ करें मैंने? 1 2 3। उर्दू में कितने? 1 2 3 4 5, 5 को 3 लफ्ज़ में ले आया। फार्मूला समझ लें, 1 2 3 4 5 6, 6 लफ्ज़ हैं। अंग्रेज़ी में 4 में लिया है, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या था? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अंग्रेज़ी में सिर्फ 3 वर्ड के अंदर काम हो गया। आप समझ रहे हैं बात को? कितने वर्ड थे? 1 2 3 4 5। अंग्रेज़ी में 3 वर्ड में मैंने काम कर लिया, ठीक है। अब से ज़्यादा नहीं, से ज़्यादा नहीं, क्या करें भाई? अंग्रेज़ी में कोई ऐसी चीज़ है? से ज़्यादा है, मोर देन लगा दें आप आँख बंद करके, मोर देन, हो गया तर्जुमा, मोर देन। अब ज़रा देखें क्या बन रहा है, यहाँ है आ गया ना, कॉलन भी लगा हुआ है। अब ज़रा रोक के कर लेते हैं। महज आवाज़ों के तौर पर नहीं, नॉट एज मेयर साउंड, ठीक है। का मतलब ये है कि कोई चीज़, समथिंग दैट मीन, हो गया। सिर्फ सुनाई देने वाली आवाज़ों से ज़्यादा हैं, तो कैसे लिखेंगे अब? समथिंग दैट, हाँ, तो अब ये हो गया जस्ट मोर देन ऑडियोएबल नॉइस। देखा आपने? सही है, जस्ट ऑडियोएबल नॉइस आ गया। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने इसको कर लिया, फिर तरतीब आपको बता देता हूँ। नंबरिंग अभी यूँ नहीं लिखी क्योंकि अभी तर्जुमे की क्लास चल रही है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अब समथिंग तक समझ गए? अब समथिंग, सही है, दैट, अब ये हो गया, ठीक है। नॉट एज मीन मेयर साउंड, हो गया। उसके बाद मीन दैट समथिंग, सही है। अब ये पलटेगा ना जुमला, मतलब पहले आएगा कोई चीज़ बाद में और दोनों के बीच में दैट आ जाएगा, है ना। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मीन दैट समथिंग, नहीं, ऐसे ही लिखूँगा ना, ऐसे तो नहीं लिख सकता समथिंग दैट मीन। तो पहले मीन है, फिर दैट है, फिर समथिंग। अब ये पलट रहा है, सही है। बाज़ौक़ात इस तरफ जाएगा, बाज़ौक़ात इस तरफ जाएगा। ये आपको देखना है कि अंग्रेज़ी कैसे सही बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को ज़रूरत महसूस हो रही है की, हो रही है, तो अब मैं इसके आगे इज़ लिख देता हूँ। ये है की आवाज़ इज़ होती है, ठीक है। तो अब ज़रा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब कैसे पढ़ेंगे? मीन समथिंग दैट इज़, हो गया। देखिए, मीन समथिंग दैट इज़ कैसे हुआ? देखिए, नॉट एज मेयर साउंड, मेयर महज आवाज़ों के तौर पर नहीं। फिर का मतलब ये है, तो ये तो है, तो अपनी जगह खड़ा है, अपनी जगह खड़ा है। अब है कि इस तरफ क्या है? मतलब मीन, और है कि इस तरफ क्या है? दैट समथिंग। तो अंग्रेज़ी में क्या करेंगे? जब इस बीच में आ जाएगा तो अंग्रेज़ी में इसके पीछे वाला पहले पढ़ना पड़ेगा हमें, समथिंग दैट इज़ मीन। आ गई समझ में बात? पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लिया दोनों साइड पे। अब देखा ये है बचा है ना, है बच गया ना। इज़ लगा के है को लेफ़्ट साइड को पहले लिखेंगे, राइट साइड को बाद में लिख दे, तो समथिंग दैट इज़ मीन, आसान हो गया। इसी तरह सिर्फ सुनाई देने वाली आवाज़, पहले मैंने सिर्फ का तर्जुमा करा, सही है। उसके बाद सुनाई देने वाली, इन 3 लफ्ज़ों को एक ऑडियोएबल में तर्जुमा करा, और आखिर में लिख दिया आवाज़ें। अब अंग्रेज़ी में किस तरह उठाऊँ इसको? लेफ़्ट साइड पहले उठाऊँ, राइट साइड पहले उठाऊँ? आप बताइए, सही है। और उसके बाद से ज़्यादा है मोर देन,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मोर देन, तो अब क्या करें, ये है ऑडिएबल, ये है जस्ट, ये है मोर देन। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा मोर देन को, ठीक है, फिर मैं उठाऊंगा जस्ट को, मोर देन जस्ट, ठीक है, फिर उठाऊंगा ऑडियोएबल को, फिर उठाऊंगा आवाज़ को। कैसे देखें, ये मैंने यहाँ पर करा था ना, सिर्फ सुनाई देने वाली आवाज़ों से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है मोर देन हो गया, सिर्फ जस्ट हो गया, सुनाई देने वाली ऑडिएबल आवाज़ हो गई, नॉइज़ ये हो गया। अब पहले किस चीज़ को उठाएंगे, इसमें से आपको क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये आवाज़ें, नॉइज़ेस, आवाज़ों, ऑडियो देने वाली ऑडियोएबल, जस्ट, तो मोर देन, जस्ट, ऑडियोएबल, नॉइज़ेस, सही है। तो इसको पहला नंबर दे दें, इसको दूसरा नंबर दे दें, इसको तीसरा नंबर दे दें, इसको चौथा नंबर दे दें। तो क्या हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये माना अहमियत या बुनियादी समय तजुर्बे से परे, ये माना क्यों माना, सही है। तो ये के लिए इट लगा दें। अभी हम सिर्फ अल्फाजी तर्जुमा देखें, अभी कुछ नहीं देखना, ये सिर्फ इनिशियल क्लास है। ये मैंने इट लगा दिया, थोड़ा सा आप लिख देते हैं। इट माना का मतलब क्या होता है, मीनिंग, मीनिंग। ये बाद में नंबरिंग करेंगे, ये अब हम देखेंगे कि जुमला कहाँ सही बैठ रहा है ना। इट मीनिंग, अहमियत, 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 सिग्निफिकेंस, वर्ड कौन सा आ रहा है, सिग्निफिकेंस। अभी सिर्फ ये देखें कि टूटे हुए टुकड़ों को नाम क्या देना है, उर्दू के एक एक चीज़ को हमने नाम क्या देना है। अच्छा, ये इज़ अगर आप चाहें तो ना भी लें तो भी काम हो जाएगा। सिर्फ मैंने यूँ लिखा था क्योंकि पलटने का मुझे अंदाज़ा हो जाए। इज़ लिखकर ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे लेफ़्ट साइड को पहले लेना है, राइट को। तो जब मैंने इसको इज़ लगाया तो मुझे लेफ़्ट साइड को पहले लेना है। अगर मैं इज़ नहीं लगाता तो ये परेशानी हो जाती, मीन से शुरू करूँ या समथिंग से उठाऊँ, मीन समथिंग दैट या समथिंग दैट मीन, तो ज़्यादा बेहतर इज़ लगा के पता चल गया मुझे कि समथिंग दैट मीन। देखा, ये भी तरीका होता है। अच्छा, ये हो गया, ये मीनिंग, अहमियत, ये हो गया अंग्रेज़ी में इट, माना हो गई मीनिंग, अहमियत हो गई सिग्निफिकेंस। आगे चलते हैं, या और लिख लें, बुनियादी, 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 बुनियादी क्या होता है। अब ये क्या है यार, ये बुनियादी तो बेसिक है ना। समी तजुर्बे, समी तजुर्बे, तो ये होगा समी तजुर्बे। तजुर्बा होता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हो गया। समी के लिए ले लेते हैं ऑडिटरी, ऑडिटरी, सही है। अब यार देखो, गौर करो, बुनियादी, बुनियादी, समी तजुर्बे, ये कुछ ज़ोर वाला लफ्ज़ है ना, बुनियादी, तो इस पर ज़ोर है, हम इस पर एक दा भी लगा देंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस, ऑडिटरी, से परे, से परे। अब ये से का तर्जुमा तो हो नहीं सकेगा, से के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ लग रहा है आपको बाय, बाय लग सकता है, सही है। फ्रॉम लग सकता है, नहीं लग सकता। तो परे के लिए हम बियॉन्ड लगा देते हैं, बियॉन्ड, परे, हट परे। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्यों माना, समझ गए। आगे एक गहरा मकसद रखती है। अभी इसको छोड़ दें कि जब हम इसको लिखेंगे सीधे उल्टे हाथ की तरफ से, वो नंबरिंग बात की बात, अब हम देखेंगे ना कि कहाँ से हमें लेना। अब ये देखिए बात शुरू हो रही है, यहाँ तक तो हमारी ख़त्म हो गई, मोर देन तक हो गए थे ना। इट, ये, माना, सिग्निफिकेंस। अब इसको अंग्रेज़ी कैसे बनेगी आप समझ रहे हैं। आगे पहले तजुर्बा कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक, एक की अंग्रेज़ी क्या करें आप, समझ रहे हैं। एक के लिए वन नहीं लिखते,
एडजेक्टिव लगा ले, आ गई समझ में। गहरा, गहरा गहरा, डीपर, एडजेक्टिव है ना, ये नाउन है गहरा, किसी गहराई का नाम है ना, आगे मारो एडजेक्टिव। क्या ऐसे लिखूंगा वन गहरा, नहीं, एक ही गहरा होगा, एडजेक्टिव लगा दिया आ गहरा, उर्दू तर्जुमा में एक गहरा हो जाएगा। मकसद, मकसद मकसद मकसद। अब इसका क्या कैसे करें, अब हो गया यहाँ पर मकसद, एक मिनट रुक जाएगा, एक गहरा मकसद, एक्सपीरियंस, चलें ठीक है, हो गया। रखती हैं को पहले कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कैरीज, CAR, कैरीज को कर लेते हैं RES, रखती हैं। अब ये जो रखती हैं कैरीज में ही आ जाएगा, ठीक है के लिए मुझे इज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इज़ लगा लूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये वर्ब है, समझ गए आप। अगर इज़ नहीं होगा तो ये पता नहीं चलेगा कि वर्ब कहाँ है। देखिए ना, जैसे मैंने यह इज़ लगाया तो मुझे पता चल रहा है कि मीन वर्ब है, यही पता चल रहा है ना कि मीन, क्योंकि करीब तरीन इज़ के करीब तरीन वर्ब होगा, समझ गए आप। इसी तरह यहाँ मैं इज़ लगाऊंगा, मुझे पता चल गया ये वर्ब है। अब ये मकसद के लिए क्या करें, तो एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं पर्पस, देख रहे हैं आप, तो क्या हो गया, ये हमारा एक जुमला बन गया। अब इन टूटे हुए वर्डों को लिखने के लिए हम ये देखेंगे कि अब मैं इट से शुरू करूँगा तो इट के बाद क्या लूँगा, इट के बाद मैं ये देखूँगा वर्ब कहाँ है, ये रहा कैरीज, इट कैरीज, आप समझ रहे, कोई मसला तो नहीं, इट कैरीज, फिर ऊपर जाऊँगा मीनिंग, सिग्निफिकेंस और बेसिक, और सही है, हो गया, और बेसिक, ऑडिटरी एक्सपीरियंस, समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिर इसके बाद है बियॉन्ड, तो मुझे इसको पलटना पड़ेगा। क्यों पलटना पड़ेगा, इसकी वजह से मुझे पलटना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा बियॉन्ड ऑडिटरी एक्सपीरियंस, समझ गए आप, बियॉन्ड द बेसिक ऑडिटरी एक्सपीरियंस, देख रहे हैं आप। फ़िलहाल इस क्लास में अभी इसको ना समझे, बस टूटे हुए वर्डों के तर्जुमे देखें आप, ये सीखें कि ये वर्डों के तर्जुमे कैसे आ रहे हैं, समझ गए। एक गहरा मकसद, आगे चलते हैं। ये के लिए मैं क्या लगाऊं, इट, सादा, सिंपल, बस वर्ड लिखते जाए जो भी आपको आते हैं, टेंशन नहीं है, समझ रहे हैं, हम सीख रहे हैं। इस बेमाना, मीनिंगलेस, जो भी वर्ड लगाते जाए, आवाज़ों, मीनिंगलेस, साउंड्स कर दें, ठीक है। ये बाद में देखेंगे कि हमें इनको किस तरह अंग्रेज़ी में लिखना, हमारे पास वर्ड तो हो, आगे पीछे करके हम बना लेंगे, लेकिन प्रॉपर वर्ड डाल दें आप, और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है जिसके से का तर्जुमा छोड़ दें आप, बियॉन्ड कर लें, बाद में देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी जुमले में जब हम लिखेंगे ना, उस वक्त ज़रूरत पड़ी तो लगा लेंगे, लेकिन फार्मूले के तौर पर अगर से का मैं यहाँ बाय कर दूँ, फ्रॉम कर दूँ, तो मुझे पलटने में आसानी होगी, समझ रहे हैं आप, क्योंकि पलट के लिखना पड़ेगा, उर्दू पलटती है। साउंड, और के लिए एंड कर दे, कर दिया। मालूमात, 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 मालूमात के लिए मैं लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मालूमात के लिए क्या लिखे लफ्ज़, इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन, हो रही अंग्रेज़ी आ गई, आप भी आराम से अखबारात को तर्जुमा। जज्बात के लिए मैं क्या करूं, जज्बात के लिए कर देते हैं इमोशन, ठीक है, या और कर दें, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसी तरह इमोशन हो गए, और इरादे के लिए क्या करें, इंटेंट। आगे समझ में बात, सारे वर्ड हो गए, कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4, तो उसके लिए 4 ही उठाए हमने, क्योंकि हमें इसके लिए मुश्किल हो रही। अब आगे क्या है,
को पहचानने वाली आवाज़ों। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि को पहचानने वाली आवाज़ों क्या है। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ये हो गया है मालूमात, जज्बात या इरादे। तो ये क्या लिखा हुआ है कि ये सादा बेमाने आवाज़ें और मालूमात, जज्बात या इरादे। सही है। तो इसकी अंग्रेज़ी की अगर इम्प्लाइज हमने कर दिया है, इट्स सिंपल ये कर दिया, मीनिंगलेस हो गया, साउंड हो गया, और उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है को पहचानने वाली। तो यहाँ पर पहले से हम कर लेते हैं इंफॉर्मेशन, इमोशन भी हो गया है, जाहिर करती है, इम्प्लाइज वर्ब को पकड़ें, हमने पहले कर दिया इम्प्लाइज को जाहिर करती हैं। फ़र्क के लिए क्या किया जाए, फ़र्क के लिए डिस्टिंक्शन कर लेते हैं, डिस्टिंक्शन। दरमियान के लिए बिटवीन। जितनी भी आपको अंग्रेज़ी आती है देख रहे हैं, फ़र्क, इम्प्लाइज, डिस्टिंक्शन, सही है, और साउंड कर दें। ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा, सही है। अच्छा, ये हो गया द बेसिक ऑडिटरी। हाँ, इट इम्प्लाइज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल, मीनिंगलेस, दैट, दोस। पहचानने वाली, दैट, दोस कर दें। नहीं समझ में आ रहा ना, दैट दोस साउंड, चाहिए वो साउंड, या पहचानने वाली, आइडेंटिफाई भी आ सकता है, आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई करना, पहचानना, तो आइडेंटिफाइंग, पहचानना, इस तरह आप कर दें। तो इस तरीके से अल्फाजों के तर्जुमे हो जाते हैं। अब ये सब हमने लिख लिया। अब हमने ये सारे अल्फाज करने के बाद इसकी अंग्रेज़ी मैंने तरतीब करके यहाँ पहले से लिखी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉट एज मेयर साउंड, यही था, नॉट एज मेयर साउंड means that something is more than just audible noise. It carries meaning, significance, or a deeper purpose beyond the basic auditory experience. It implies a distinction between simple meaning, sound, and those that convey information, emotion, or intent. सही है। तो अब ये कन्वे लिख लें आप यहाँ पर, ये कन्वे लफ्ज़ सही है, ज़्यादा बेहतर है। पहचानने वाली कन्वे कर रही है ना, इम्प्लाइज जाहिर कर रही है डिस्टिंक्शन को, कन्वे भी सही है कि पहचानने वाली आवाज़ों को, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये आपका एक हो गया। इसमें हमने अभी, मैं फार्मूले की तरफ नहीं जा रहा, अभी टुकड़ों के तर्जुमे करना सीखें और फिर पलटना सीखें। जब अंग्रेज़ी लिखेंगे तो पलटेंगे। तो ये चीज़ें, ये उसामा के लिए मैंने हल्का सा आपको थोड़ा सा कराया है। इसको पकड़ के रखें। देखें, उर्दू की सिम यूँ जाएगी, यूँ जा रही है। जब अंग्रेज़ी करेंगे तो यूँ जाएंगे। जब हम यूँ जाएंगे अंग्रेज़ी में, तो कुछ तो सीधे सीधे ही उल्टे हाथ की तरफ से ही हो जाएंगे, लेकिन कुछ पलटेंगे। मीन इधर आ जाएगा, समथिंग इधर आ जाएगा, है ना। इसी तरह पलटा जा रहा है, ये अल्फाज पलट रहे हैं, ये चीज़ें सिम पलट रही है ना। तो इस तरीके से ही हो रहा है। बस लफ्ज़ों के सही माना आपको करने हैं, लफ्ज़ों के सही माना आपको करने हैं, वो हमने कर लिए। तो बहुत शुक्रिया। अभी मैं नंबरिंग नहीं करा रहा, अभी सिर्फ आपको टूटे हुए टुकड़ों के नीचे लिखते जाएं, आपकी जो समझ में आ रहा है। जितनी अंग्रेज़ी आपको आती है, टुकड़ों के नीचे, जैसे याकूब साहब, यूसुफ शेख साहब, हमारे सालिक हो, जो भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, बस टुकड़ों के नीचे जितनी अंग्रेज़ी आती है वो आप लिखते जाएं। अगर इस पूरे टुकड़े के लिए कोई पूरा अंग्रेज़ी मुकालमा है तो वो लिख दें। नहीं के बाद मैंने क्या करा, अब महज आवाज़ों के तौर पर एक पूरा मुकालमा मौजूद है। एज़ मीर साउंड, मीर साउंड महज आवाज़ें के तौर पर के लिए एज़ लगा दिया, तो मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। कहाँ ये मैं 5 वर्ड थे, मैंने 4 वर्ड में तर्जुमा कर लिया। अगर पूरे टुकड़े के लिए अल्फाज नहीं है तो फिर अलग अलग आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कोई चीज़, समथिंग, दैट के लिए के, है के लिए इज़,
ये के लिए इट, मतलब के लिए मीन, समझ रहे हैं आप, ये इशू आएगा आपको। तो बहुत शुक्रिया। अब इसी से आप सीखिए कि टूटे हुए टुकड़े कैसे लिखते हैं।